अगर आज आप एक बहुत ही बड़ा सपना देख रहे हैं, आज आप कुछ ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो आज तक आपने कभी नहीं सोची। आपने अपने जीवन के बारे में एक नया सपना देखा, आपने अपने जीवन को एक नई राह पर ले जाने की एक बात अपने आप से कही। अगर ऐसी सिचुएशन है तो डियर फ्रेंड्स, आज आपको कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जो आज तक आपने कभी नहीं किया। जस्ट इमेजिन कि ये आपका गोल है या फिर आपका एक सपना है, और यहाँ पर हैं आप, और आपने एक बॉक्स जो है वो बना रखा है अपने थॉट्स का कि मैं आज तक बस इतना ही कर पाया हूँ या कर पाई हूँ, तो मैं इतना ही कर पाऊंगा या फिर कर पाऊंगी। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ऊपर वाले ने नहीं बनाया है, ये बॉक्स आपने खुद ने बनाया है। आपकी लिमिटेशंस जो है वो आपने खुद खुद ने तय की है। आप कितने लिमिटलेस हैं, आप कितना आपके अंदर पोटेंशियल है, उस बात का पता आपको तभी चलेगा जब आप इस बॉक्स के बाहर या फिर आप इस बाउंड्री के बाहर निकलेंगे, आपके कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे। और अगर आपको वो जो बड़ा सपना हासिल करना है तो आज आपको इस बॉक्स के बाहर निकलना ही पड़ेगा। आज तक आपने मैथ्स की पढ़ाई नहीं की या फिर मैथ्स से घबराते थे, इकोनॉमिक्स से घबराते थे, तो आज आपको मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। आपको इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को समझना पड़ेगा। अगर आप सेल्स में हैं और अगर आप कॉल करने से घबराते हैं तो आज हिम्मत करके वो फ़ोन कॉल्स आपको करने पड़ेंगे। आज 11 जून 2021 है। मैं हूं प्रशांत मावानिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारे टेबल के ऊपर है न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, और 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं, एक एमसीक्यू हैं। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स की सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी, या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आज का लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। तो डियर फ्रेंड्स, आज की पहली खबर जो है वो ये है कि हमारे जो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण साहब, तो उन्होंने एक रिव्यू किया राज्यों के साथ, यूनियन टेरिटरीज के साथ, और ख़ास करके जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स, तो उनको सेकंड डोज जल्द से जल्द दिया जाए, और इसके ऊपर एक फोकस करने की, इसके ऊपर एक जोर दिया राजेश भूषण साहब ने। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे देश में अगर आप देखें तो नेशनल एवरेज है फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन जो दिया गया है या फिर इनोक्यूलेशन की जो नेशनल एवरेज है, दैट इज़ 85% फर्स्ट डोज की एवरेज है, और सेकंड डोज की एवरेज जो है वो 47% है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए लगभग 50% जितने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको सेकंड डोज नहीं मिला है। तो दिस इज़ वेरी सैड। और 15% जितने कुछ ऐसे भी हैं जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं मिला है। तो ये चीज़ हमें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। इसके साथ कोविन प्लेटफॉर्म जो है वो अब 12 लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। 24 करोड़ से भी ज़्यादा कोविड वैक्सीन डोजेस जो हैं वो हमारे देश में दिए गए हैं। रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना वायरस से प्रभावित इन्फेक्टेड बच्चे जो हैं उनमें नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक प्रोहिबिशन लगाया है। नेशनल रिकवरी रेट फर्दर इम्प्रूव्स टू 94.77%। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो G7 की जो समिट है 12 और 13 जून को G7 की मीटिंग को अटेंड करेंगे, लेकिन इट विल बी वर्चुअल। वो यूके जाने वाले नहीं हैं, यहाँ से ही पीएम साहब जो हैं वो G7 के साथ इंटरेक्ट भी करेंगे और एड्रेस भी करेंगे। Coverage under ESI Act extended to all casual and contractual workers for municipal bodies in the country। एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है संतोष गंगवार साहब, जो हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हैं, अब सारे जो कैजुअल और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स म्यूनिसिपल बॉडीज़ में काम कर रहे हैं पूरे देश में, तो उनको इस इंश्योरेंस में कवर मिलेगा। तो ये एक बहुत सोशल सपोर्ट की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की बात करें, तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। गवर्नमेंट अर्जेस पीपल नॉट टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया अबाउट चाइल्ड इन डिस्ट्रेस। कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। एक और इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया है भारत सरकार ने
कि अब एलपीजी कस्टमर्स जो हैं वो अपनी चॉइस के डिस्ट्रीब्यूटर से अपना एलपीजी जो है वो रिफ़िल करवा सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। इससे फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके बीच में भी कंपटीशन होगा, तो वो अच्छी सर्विस डिलीवरी करेंगे और मोबाइल से भी आप अब बुकिंग करवा सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी दिस डेज। यूपीएससी के इंटरव्यू जो है, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, उसका पार्ट होता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है 2020 के वो 2 अगस्त से रिज्यूम होंगे। इंडियन गवर्नमेंट टू अबाइड बाय सऊदी अरेबियाज डिसीजन ऑन कंडक्टिंग हज 2021। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी चीज़ का होगा तो वो होगा वैक्सीनेशन का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करना, और जहाँ हैं तो जहाँ हैं। ये भी एक प्रकार का टाइटल दिया है कि जो लोग हज पढ़ना चाहते हैं तो उनको वैक्सीनेट होना जो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ हमारे जो मिनिस्टर हैं मिस्टर नकवी साहब, तो नकवी साहब ने ये भी बताया कि जो रूमर्स चल रही है, ये सारी रूमर्स के खिलाफ भी हमें लड़ना होगा, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन वैक्सीन के खिलाफ, वैक्सीन के प्रति जो वैक्सीन के साथ जुड़ी हुई गलत इन्फॉर्मेशन जो है, रूमर्स जो हैं, अफवाहें, वो लोगों के अंदर ना जाएं। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो अफवाहों को मान लेते हैं कि भाई कोविड वैक्सीनेशन से आपको ये होगा वो होगा एक्सेट्रा। तो जो साइंस है, जो फैक्ट है, वो लोगों तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, पूरी सोसाइटी की है। India seeks early resumption of travel by Indian citizens to China, especially for work or study. भारत जो है वो चाइनीज़ साइड के साथ, हमारे डिप्लोमेट्स और चाइनीज़ डिप्लोमेट्स जो हैं वो मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लोग वहाँ पर जाकर जो काम करने के लिए हैं या फिर स्टडीज़ के लिए जाते हैं वो जल्द से जल्द बैक टू नॉर्मल अपना जीवन जी सकें। Sheikh Hasina urges Islamic scholars to keep away यूथ फ्रॉम मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, जो राइट इन्फॉर्मेशन है, जो राइट नॉलेज है, जो राइट विजडम है, वो बच्चों तक, यंगस्टर्स तक और हर किसी तक पहुंचाना। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कॉलर्स। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने कुछ कपड़े पहने हैं, रिलीजियस कपड़े पहने हैं, फॉर एग्जांपल वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, इट डजेंट मैटर, राइट। जो पीके फिल्म में हमने देखा कि सारी चीज़ें यूनिफॉर्म की हैं, तो यूनिफॉर्म पहनने से कुछ नहीं होता। जो स्कॉलर होता है, स्कॉलर के पास इंफॉर्मेशन तो होती ही है, इंफॉर्मेशन से एक ऊपर का स्टेप है, दैट इज़ नॉलेज, और नॉलेज से ऊपर एक है दैट इज़ विजडम, जिसको हम कहते हैं बुद्धिमत्ता। नॉलेज के ऊपर जब आप अपने अनुभव को ऐड कर दें तो फिर बुद्धिमत्ता का जन्म हो जाता है, या फिर बुद्धिमत्ता का स्टेज आप अचीव कर सकते हैं। तो जो स्कॉलर्स हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, मैं उन स्कॉलर्स की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ जो विजडम, जिनके पास विजडम है, जिनके पास नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ये तीनों स्टेजेस ये यहाँ पर बैठे हैं, आप समझ लीजिए। तो ऐसे जो स्कॉलर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। सिर्फ फिर वो शादी ब्याह तक की जो कलमें पता होती हैं तो यू कैन नॉट कॉल देम स्कॉलर्स। चाइनाज नेशनल legislature approves new law aimed at providing legal basis for countries' countermeasures against foreign sanctions. Foreign sanctions लग रहे हैं चाइना के ऊपर, तो कैसे इसको इसके खिलाफ एक स्टेप लिया जाए। तो इसको लेकर चाइनाज नेशनल लेजिस्लेचर जो हैं उन्होंने एक नया कानून अप्रूव किया है, और भारत के 4 टेबल टेनिस प्लेयर्स जो हैं उनको एक जगह मिल गई है टोक्यो ओलंपिक्स में। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर आवर टेबल टेनिस प्लेयर्स एंड लेट्स विश देम बेस्ट ऑफ लक। फाइनेंशियल न्यूज़ की बात करें तो G7 लीडर्स की मीटिंग कॉर्नवॉल इंग्लैंड में होने वाली है, और ग्लोबल टैक्स के बारे में हमने पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं, तो देयर इज़ नो पॉइंट रिपीटिंग दैट। और साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया के जो लीडर्स हैं वो भी मीटिंग को अटेंड करेंगे। प्रेसिडेंट बनने के बाद पहली बार यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप ले रहे हैं, और G7 जो हैं ये रशिया के बारे में, चाइना के बारे में, कोरोना वायरस, इकोनॉमिक रिकवरी, क्लाइमेट चेंज, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। G7 के 7 देश आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर जो हैं उन्होंने कुवैत के काउंटर पार्ट यानी कि कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अहमद नसीर मोहम्मद अल सबाह के साथ एक डिस्कशन की,
और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो 3 दिनों की यात्रा पर कुवैत गए हैं। कुवैत जो है वो भारत का एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है। हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर सालों से, दशकों से वहाँ पर काम करते हैं। एंड ही ऑल्सो लॉन्च्ड द सेलिब्रेशन ऑफ 60th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया कुवैत टाइज 60 ईयर्स हो चुके हैं दोनों देशों के रिलेशनशिप को। अब कुवैत है कहाँ पर, आप देखिए, दिस इज़ ये दुनिया का मैप है। लेट मी जूम इट अप फॉर यू गाइस। तो आपको पता होगा कि ये रहा एक दुनिया का मैप। तो ये है मिडल ईस्ट रीजन, और मिडल ईस्ट रीजन में आप थोड़े अंदर जाएं तो एज यू कैन सी हियर दिस इज़ गल्फ ऑफ ओमान, और यहाँ से आप आएंगे तो ये पर्शियन गल्फ है। ये वाला पोर्शन जो है, जस्ट अ सेक, अब जूम आउट कर लेते हैं। तो ये वाला पोर्शन दिस इज़ ईरान, दिस इज़ सऊदी अरेबिया, ये यूएई वाला पोर्शन है, दिस इज़ कतार, ये बहरीन है, और ईरान। तो एज यू कैन सी इराक, तो ये इराक है, ये रहा ईरान, ये रहा सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर जो छोटा सा एक रेड डॉट जैसा दिख रहा है, दिस इज़ कुवैत, एक छोटा सा देश है। हम कौन सा फिल्म था वो, एयरलिफ्ट, अक्षय कुमार की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है एयरलिफ्ट, आई एम श्योर आपने देखी होगी। तो उसमें कुवैत के बारे में ही, कुवैत में जो चीज़ें हुई थी, सद्दाम हुसैन ने जो है टेक ओवर करने की कोशिश की थी कुवैत को, तो उसकी स्टोरी है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए कि इसका कैपिटल है कुवैत सिटी। यह है कुवैत बे, पर्शियन गल्फ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। और देखिए कि ज़्यादातर जो इनके शहर और गांव हैं वो इसी कोस्टल इलाके में हैं। आप देखिए यहाँ पर कोई आपको 1-2 छोटे बड़े गांव होंगे, बाकी सारी जगह पर यू कैन सी देयर इज़ नथिंग एट ऑल, इज़न्ट इट। तो दिस इज़ कुवैत। ओके, मूविंग ऑन टू ओपिनियन एडिटोरियल्स, नॉट क्वाइट मास्टरफुल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। हमारे देश में या फिर किसी भी देश में आप देखिए, आप दुनिया के, हम कुवैत की बात कर रहे थे, तो कुवैत में देखिए उनका कैपिटल जो है वो कुवैत सिटी है। और आप किसी भी कैपिटल में जाइए, किसी राज्य के कैपिटल में अगर जाएंगे आप, तो भी आपको वो जनरली बड़ा ही देखने को मिलेगा। अगर आप किसी देश के कैपिटल में जाएंगे तो जनरली स्पीकिंग, राइट, ज़्यादातर ऐसे ही जो कैपिटल सिटीज़ होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। और उसके अलावा कुछ अलग अलग सिटीज़ जो हैं वो भी अलग अलग शहरों के, अलग अलग देशों के बड़े होते हैं। लाइक लेट्स टॉक अबाउट इंडिया। हमारे देश के 4 सबसे बड़े सिटीज़, एक है दिल्ली, एक है मुंबई, एक है चेन्नई, एंड देन यू हैव कोलकाता। ये एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो ये 4 हमारे सबसे बड़े शहर। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे बड़े बड़े शहर देखने को मिलेंगे। अब शहर में, अब इफ व्हेन आई टेल यू सिटी, तो सिटी में आपको क्या चीज़ देखें, मीन्स सिटी में लोग क्यों रहते हैं, वाई वी लिव इन सिटी। सबसे बेसिक जो चीज़ है दैट इज़ पैसे कमाने के लिए। आपको ज़्यादा पैसे क्या कोई गांव में मिलेंगे अगर आप वहाँ पर, क्या आपको गांव में जॉब मिलेगी? नो। आपको जॉब मिलेगी तो भी कैसी होगी, बहुत ही इनफॉर्मल जॉब होगी, खेती बाड़ी का काम, ये वो सारी चीज़ें, मैन्युअल लेबर का ज़्यादातर काम आपको गांव में मिलेगा। लेकिन जब आप सिटी एरिया में आते हैं तो आपके ऑप्शंस बहुत वाइड हो जाते हैं। आपको आईटी सेक्टर में टैक्सी चलानी है, बस चलानी है, या फिर किसी ऑफिस में काम करना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन सिटी। यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, जॉब्स अवेलेबल हैं, तो इसकी वजह से इट्स वेरी सिंपल, वेरी अब किसी भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ये चीज़ पता ही है कि रूरल पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग जो हैं वो गांव छोड़कर फिर शहर में सेटल हो जाते हैं, या फिर कोशिश होती है कि वो सिटी में सेटल हो जाए। तो हमारे जो सिटीज़ हैं, या फिर दुनिया के किसी भी इकोनॉमी को आपको समझना है, तो उनके जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो उनके इकोनॉमिक पावर हाउस है। दे आर लाइक इंजन। कार में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन इंजन जो है वो कार को आगे ले जानी है, पीछे ले जानी है कार, देन यू नीड दैट इंजन। तो इंजन का काम जो है वो बड़े शहर करते हैं। तो वी हैव टू लुक आफ्टर दैट इंजन एज वेल। उस इंजन को आपको मेंटेन भी करता रहना पड़ेगा। तो दिल्ली जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एकोमोडेट ऑलमोस्ट 30 मिलियन पीपल। 30 मिलियन पीपल दिल्ली में रहेंगे, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 करोड़ लोग। 3 करोड़ लोग से एक शहर में
आने वाले 2 दशकों में दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 3 करोड़ जितनी हो जाएगी। तो उसके लिए एक मास्टर प्लान 2041 तैयार किया, एक ड्राफ्ट जो है वो अभी प्रिपेयर हुआ है, MPD 41। जनरली हमारे देश में ये इस प्रकार के जो मास्टर प्लान्स होते हैं वो 20 सालों के पीरियड की एक ब्लूप्रिंट होती है, और कैसे अलग अलग अर्बन डेवलपमेंट एजेंसीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जी सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का है या फिर मैनेजमेंट का है, तो सिटी का मैनेजमेंट जो है वो कैसे हमें करना पड़ेगा, क्या उसकी डिज़ाइन होनी चाहिए, कौन से एरियाज़ को हम एक्सपांड करना है, ये सारी चीज़ें इस प्रकार के ब्लू प्रिंट में या फिर इस प्रकार के ड्राफ्ट प्रपोजल में, ड्राफ्ट प्लान में आपको देखने को मिलती है। द प्रॉब्लम इज़ के इस प्रकार के प्लानिंग तो एक लंबे टाइम से चल रहे हैं, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ हमारे देश में कि ऐसा कोई रिपोर्ट बनाया हो। द प्रॉब्लम इज़ इसके रिजल्ट्स जो हैं वो उतने तो क्या, इतने कोई ख़ास रिजल्ट्स जो हैं, जो आपने सपना देखा था या फिर जो आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है, स्ट्रेटजी और रिजल्ट को जब आप कंपेयर करें तब पता चला कि यहाँ पर बहुत सारी बातें हम कर गए और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम कर नहीं पाए। इसके पीछे 3 रीज़न हैं। हमारे शहरों में आज भी एक बहुत बड़ा स्लम एरिया हर एक शहर में आपको देखने को मिलेगा। पूरे भारत में मैंने एक भी ऐसा इंडियन सिटी नहीं देखा, अगर होगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जितने सिटीज़ मैंने देखे हैं एक भी सिटी में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको स्लम्स देखने को ना मिले। और स्लम्स में रहने वाले लोग जो हैं वो इनफॉर्मल जॉब्स में, इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो जब तक आप इनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, और लगभग 50% पॉपुलेशन जो है वो शहरों में भी इनफॉर्मल जॉब में या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। दूसरी चीज़, documents such as master plans that cover 2 decades are too rigid and don't allow enough room for play of market forces. अब इकोनॉमी जो है, अब देखिए पिछले 10 सालों को देख लीजिए, जो हमने आज से 20 साल पहले सोचा था, सारी चीज़ें चेंज हो गई पिछले 10 सालों में, क्योंकि व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, इंटरनेट हर जगह पर पहुंच गया। 2016 के बाद जब से ये जियो की एंट्री हुई है तो स्मार्टफोन्स आ गए, और स्मार्टफोन्स की वजह से अब आज कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो खुल चुकी हैं। तो आने वाले 20 सालों में, यू नेवर नो, आने वाले 5 सालों के बाद कोई नई चीज़ आए। स्मार्टफोन जब नहीं आया था तो डिजिटल वर्ल्ड में तो हम रहते थे, हम एक दूसरे को फ़ोन कॉल करके बात करते थे, वो कनेक्टिविटी थी। लेकिन फिर स्मार्टफोन आया तो उसने चीज़ों को टोटली बदल दिया। तो आने वाले 5 साल के बाद कुछ ऐसी चीज़ भी आ सकती है जो हमारे जीवन को और ज़्यादा बदल दे। तो ऐसे प्लान जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। ये अगर कोई नई चीज़ हो रही है तो उस बदलाव के साथ हम जी सके, अडॉप्ट कर सके उस बदलाव को, ये चीज़ इसमें होनी चाहिए। द डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सिटीज़ इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, राइट। पुलिस, म्यूनसिपैलिटी, देन यू हैव कितनी सारी अलग अलग बॉडीज़ जो हैं, सभी के अंदर एक आपको लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। और ये चीज़ भी एक रीज़न है कि हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। कई जगहों पर I'll give you one example कि जिस हिसाब से आपके सिटी का एरिया बढ़ता जा रहा है तो उस हिसाब से उतने पुलिस वालों को, उतने पुलिस स्टेशंस मीन्स खोले जाते हैं, लेकिन एक बहुत टाइम के बाद, और वो भी जो लोग ऑलरेडी हैं तो उनके पास भी वर्कलोड बढ़ता जाता है। तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है उस हिसाब से जो मैनेजमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है वो उतना क्विकली इम्प्रूव या फिर इंक्रीज़ नहीं किया जाता। What we need is affordable housing, कि ये स्लम्स और ये सारी चीज़ें जाएं, और यही इस MPD 41 में कुछ हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को डिसइंसेंटिवाइज, यानी कि आप कार लेकर, अपना मोटरसाइकिल लेकर कम यूज़ करें, उसकी जगह पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करें, तो ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि पॉल्यूशन और कंजेशन ये सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को जोर दिया जाएगा। फिर ये सारी चीज़ें करने के लिए लैंड पुलिंग और फ्लोर स्पेस इंडेक्स को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लानिंग इज़ गुड, राइट, बट प्लानिंग का अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। टेरर इन साहेल,
ये द हिंदू का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। 160 जितने लोगों को मारा गया बुर्किना फासो में। बुर्किना फासो अफ्रीका का एक देश है। एज यू कैन सी दिस इज मैप ऑफ अफ्रीका, और अफ्रीका में ये नाइजर, बेनिन, टोगो, घाना, कोटे डिवोरे या फिर आइवरी कोस्ट, माली, ये देशों से घिरा हुआ एक देश है। ये है बुर्किना फासो, राइट। अब एक साहेल रीजियन है, आप देखिए यहाँ पर ये सहारा डेजर्ट वाला रीजियन है, दिस वन, लगभग ये वाला पोर्शन सहारा डेजर्ट का है। और उसके नीचे जब आप देखें तो दिस इज ये वाला पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड साहेल रीजियन। अब साहेल रीजियन जो है ये यहाँ से सेनेगल और मोरिटानिया से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एरिट्रिया तक और सूडान, ये सारे रीजियन तक फैलता है। यहाँ पर आपको एरिड रीजन देखने को मिलेगा, बहुत ही ड्राई रीजन है, और यहाँ से फिर ह्यूमिड रीजन आपको देखने को मिलने लगता है। तो ये है एक रीजन जिसको कहते हैं साहेल रीजन। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप इसकी कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ ये कौन कर रहा है? ये इस्लामिस्ट टेररिस्ट जो हैं उन्होंने 160 जितने लोगों को बुर्किना फासो में मार दिया। बुर्किनेब अथॉरिटीज़ का कहना यह है कि एक आतंकवादी ग्रुप है जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा, ISGS, इसने इस चीज़ को अंजाम दिया है। The security situation in Burkina Faso, which saw its first major Islamist terrorist attack in 2015, has deteriorated steadily, especially along the borders with Niger and Mali. 2015 में पहली बार ये चीज़ बुर्किना फासो में देखने को मिली, इस प्रकार का अटैक, और उसके बाद सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा ख़राब ही होती जा रही है, गिरती जा रही है, और नज़दीक के एरिया में भी यही सिचुएशन है। नाइजर की बात करें तो नाइजर में 137 लोगों को मार्च 2021 में इस प्रकार के जिहादिस्टों ने मार दिया। नाइजीरिया में भी यही है, लड़कियों को एबडक्ट किया, उनका अपहरण किया जाता है और बदले में पैसे मांगे जाते हैं। फिर अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, ये जो जिहादिस्ट जो कह रहे हैं वो अगर आप नहीं करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। आपको मारने से फ़ायदा ये होगा कि दूसरे लोग डर जाएंगे और उनकी बात को मानने लगेंगे। और माली जो देश है वो 2013 से ये टेरर ग्रुप्स का सामना कर रहा है। अब यू कैन सी हियर दिस इज़ माली, ये है लिबिया, ये नाइजर, ये बुर्किना फासो, फिर नाइजीरिया में भी इस प्रकार की चीज़ें होती है। बोको हराम, अभी कुछ दिनों पहले ही खबर ये थी कि बोको हराम का जो लीडर था तो कोई गन फाइट में वो मर गया। तो ये सारे देशों में अब आतंकवादी या फिर आतंकवादी गतिविधियां या फिर ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, 4 मेन टेररिस्ट ग्रुप हैं इस रीजन के। एक ISGS, एक है इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस, एक है जमात नस्र अल इस्लाम वल मुस्लिमिन, ये एक अलकायदा की लोकल ब्रांच है माली में, और एक है बोको हराम। ये ISGS जो हैं, ISGS और जमात अल नस्र जो हैं वो मीन्स ये सारी जो अलग अलग आतंकवादी संस्थाएं हैं, ये वैसे अगर आप देखा जाए तो उनका जो मेन गोल है वो ये है कि वो एक दूसरे को मीन्स सपोर्ट करने की बात नहीं है, लेकिन व्हाट दे वांट इज कि एक दूसरे को पीछे रख के दे शुड बी द मेन ग्रुप, यही उनका एक लक्ष्य है। सारी चीज़ों को वो खुद कंट्रोल, इट्स लाइक पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा ही है कि वही सब जगह पर हर रीजन पर वो सबसे बड़े ऐसे ग्रुप बनना चाहते हैं। तो कंपटीशन भी है, कई जगह पर एक दूसरे के साथ फाइट भी करते हैं। जैसे कि जो मैंने आपको बताया कि नॉट बुर्किना फासो लेकिन बोको हराम का जो नाइजीरिया में जो एक हेड था, तो वो किसी एक दूसरे ग्रुप के साथ, एक राइवल ग्रुप के साथ कुछ लड़ाई हुई उनकी और फिर वो मर गया, ऐसा कुछ हुआ। तो वैसे ये एक दूसरे को कॉम्पीट करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर वो पार्टनरशिप भी करने लगे हैं। एंड दिस इज़ अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि दो देश जो लेजिट देश हैं, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने से एक बहुत लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन आतंकवादी ग्रुप जो हैं वो फटाफट पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो ये इनकी स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं और ये हमारी वीकनेस है। तो वी हैव टू वर्क ऑन इट।
फ्रांस ने अपने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस जो हैं वो इस रीजन में किए हैं, क्योंकि अगर आप इस रीजन की हिस्ट्री में जाएंगे तो आप पाएंगे कि घाना को छोड़कर ये सारे देश, ये आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, फिर माली, ये सारे रीजियन जो हैं, ये सारे अलग अलग देश जो हैं ये फ्रेंच कॉलोनीज थे। तो फ्रांस यहाँ पर एक्टिव रहता है। यूएसए ने भी एक नाइजर में अपना ड्रोन का बेस जो है वो स्थापित किया है। और लीबिया में जो सिचुएशन हुई, लीबिया में ये मोहम्मद गद्दाफी के बाद जो जैसे वो देश वीक होने लगा, और फिर मोहम्मद गद्दाफी के जाने के बाद वहाँ पर जो रेवोल्यूशन हुआ, ये सारी चीज़ों की वजह से एक मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, बट आई वुड से कि फ्रांस और यूएसए जैसे देशों की जो स्ट्रेटजी रही है अफ्रीका में, और ये गद्दाफी के बाद लीबिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर सिविल वॉर और धीरे धीरे फिर जिहादिस्ट की चपेट में आ गए, और फिर वो यही काम करने लगे। और फिर जब अलग अलग जगहों पर, जैसे कि सीरिया और इराक में आईसिस हार गया, तो फिर वहाँ के जो सोल्जर्स थे उनके, आईसिस के फुट सोल्जर्स, तो वो अलग अलग जगहों से आए थे, तो फिर वो अफ्रीका भाग गए। तो अब दुनिया के ग्लोबल पावर्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप की आवश्यकता है, तो मिलकर देश, अलग अलग देशों को यूएन के साथ मिलकर यूएन को सपोर्ट करना चाहिए। और ये सारे जो देश हैं जहाँ पर धीरे धीरे ये आतंकवादी गतिविधियाँ, आतंकवादी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स को हमें अभी से रोकना होगा, वरना फिर सिचुएशन सीरिया और इराक की जो हुई वैसी सिचुएशन हो जाएगी। बेटर टुमारो, ये पायोनियर का एक आर्टिकल, इट्स अबाउट इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है, टूरिज्म, ट्रैवल इंडस्ट्री। अब यू नो इट वेरी वेल के एक लंबे टाइम से आई एम श्योर आपने ट्रैवल नहीं किया होगा, मैंने भी नहीं किया है, राइट। जनरली वहीं पर जा सकते हैं, या फिर वहीं पर मैं जाता हूँ जहाँ पर कार से आप जा सकें, राइट। बट टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट ट्रैवलिंग दैट मच, और ना के बराबर ट्रैवलिंग किया है पिछले लगभग 1 साल में। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है उसके बारे में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि अगर आप $1 $10 इन्वेस्ट करते हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो कम जॉब्स जनरेट होगी। अगर आप $100 इन्वेस्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग में, तो शायद 1 जॉब जनरेट हो। अगर आप $100 टूरिज़्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो शायद आप 3 जॉब्स जनरेट कर सकें। तो टूरिज़्म की ये ख़ास बात है, ट्रैवल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री की, कि बहुत सारी अच्छी हाईली पेड जॉब्स, या फिर गुड कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग, कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर, एक अच्छी जॉब्स आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। फॉर्मल जॉब्स भी टूरिज़्म सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। और हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल और ये सारे बिजनेसेस और एविएशन, राइट, तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो लगभग अब 2 सीजन्स उनकी फेल रही हैं। डिप्रेशन का माहौल है, होप जो है वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गया है, और बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई। पहले ऐसा लगता था कि अगर आप पायलट बन जाएंगे तो आपकी जॉब, मीन्स पायलट बन जाएंगे देन दैट्स इट, आपको जॉब सिक्योरिटी का कोई इश्यू ही नहीं है। अगर आप एयर होस्टेस बन जाए तो फिर जॉब सिक्योरिटी का कोई इश्यू नहीं है। आपने बहुत कम लोगों ट्रेनिंग क्लियर कर पाते हैं, और आपने ट्रेनिंग क्लियर कर ली, सारी चीज़ें, एंड आपको काम तो मिल ही जाएगा। इतनी सारी एयरलाइंस हैं, नई नई एयरलाइंस कितने सारे देशों की हैं। लेकिन ये ऐसी बातें, ऐसी हमारे मान्यताएं जो थी, मीन्स ऐसी हमारी जो बातें थी, वो सिर्फ एक मान्यता रह गई कि पायलट्स के पास भी काम नहीं है। एंड यू कैन जस्ट इमेजिन, तो रेवेन्यू भी देश का, सरकारों का, कंपनीज का, लोगों का कम होने लगा। तो अब एक ही आशा की किरण है, दैट इज़ वैक्सीन के दोनों डोजेस। कश्मीर हो, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरला, हमारे कितने सारे ऐसे राज्य हैं जो टोटली, या फिर एक लायन शेयर जो है उनके रेवेन्यू का, वो उनको टूरिज़्म से मिलता है, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस से मिलता है। अच्छी बात यह है कि हमारे कल्चर और टूरिज़्म मिनिस्टर प्रहलाद पटेल साहब ने ऑनगोइंग वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में कहा कि ये फिर से टूरिज़्म सेक्टर को रिवाइव करेगा। और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई है कि भारत सरकार एक यूनिफॉर्म पॉलिसी लेकर आ रही है। यूनिफॉर्म यानी कि सारे पूरे देश में एक प्रकार की पॉलिसी एज फार एज वैक्सीन इज़ कंसर्न, के प्रॉपर प्रोटोकॉल सेटअप किए जाएंगे। कुछ ऐसी इजी चीज़ है, जैसे कि अगर आपने दोनों डोजेस लिए हैं, आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट है, आप मास्क पहनने के लिए तैयार हैं, ये कुछ 3-4 चीज़ें फॉलो करें एंड यू कैन गो एनीवेयर। तो ऐसी कुछ चीज़ जो है वो सरकार तैयार कर रही है, तो इससे भी एक नई आशा की किरण नज़र आ रही है।
फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इस हॉस्पिटैलिटी और एविएशन सेक्टर के साथ जुड़ी हुई, तो उनके साथ बात करते हुए प्रहलाद पटेल साहब ने ये भी प्रशंसा की, उनकी तारीफ़ की कि आपने छोटे छोटे बिजनेसेस जो हैं उनके बारे में भी सोचा है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ये पूरी इंडस्ट्री के बारे में सोचना, सिर्फ वृक्ष के बारे में नहीं, पूरे वन के बारे में सोचना, दैट इज़ वेरी ग्रेट ऑफ दिस बिग कंपनीज। और सिचुएशन गोवा जैसे राज्यों की बात करें तो अभी तक तो काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन वहाँ के सीएम और फिर हमारे टूरिज़्म सेक्रेटरीज और उनका भी कहना यह है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो जाए तो उसके बाद चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। केरला की सिचुएशन पर्टिकुलरली काफ़ी चैलेंजिंग है। 2018 में केरला में बहुत बड़ा बाढ़ आया, बहुत नुकसान हुआ। 2019 में बहुत नुकसान हुआ, और जब इतनी बारिश हुई तो फिर लोग वहाँ पर कम गए। 2018 में काफ़ी कम लोग जा पाए, फिर 2019 में भी नहीं गए। बहुत सारे लोगों ने ये भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी कि अभी भी केरला टूरिज़्म के लिए खुला नहीं है, और ऊपर से 2019 में फिर से ज़्यादा बाढ़ आई, और उसके बाद ये आया कोविड। तो लगभग आप समझ लीजिए कि पिछले 3-4 सालों से केरला की सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब है। इन कश्मीर टू द सेक्टर हैज़ बिन हिट 2 सक्सेसिव ईयर। 2 साल कश्मीर में भी यही चीज़ हुई। तो बहुत सारे लोगों की सोर्स ऑफ इनकम इस बिज़नेस के ऊपर है, ये पूरे इंडस्ट्री के ऊपर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हाई पेड जॉब्स जनरेट करने की क्षमता है, तो वी हैव टू वर्क आउट, वी नीड ए प्लान कि कैसे हम जल्द से जल्द इसको रिवाइव करें। कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आज का एक नया प्रश्न, एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।